Hey everyone, this is Rohit with the third and the last part for Class 9 CBSE chapter, The Story of Village Palampur. In the last video, we discussed the topic which is there a way one can grow more from the same land? With a quick revision, we saw the Kharif season, Rabi season, and in between October and December, they used to grow potato. And we also saw one important question that is multiple cropping. And today we will be starting off with a new topic, which is the green revolution. We have already read about it in the previous classes, so it won't be that difficult to understand. Green revolution deals with a time period that is late 1960s, where due to the use of HYV seeds, that is high yielding varieties of seeds, कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड. 1960s में इन सीड्स की वेराइटीज़ यूज़ करने की वजह से वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया में. और ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में ये HYV सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सिंगल प्लांट पे ग्रेन्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. दे इंक्रीज द प्रोड्यूस एंड एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड. लास्ट हमने वही डिस्कस किया कि भाई लैंड इज़ फिक्स, तो उस पर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे करें. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल कि आप सेम लैंड पे ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकते हो. बिकॉज HYV सीड्स जो है वो एक ही प्लांट पे जितने ग्रेन्स ग्रो होते हैं नॉर्मल सीड से उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करके देती है. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कि भाई उसकी वजह से सेम पीस ऑफ लैंड पे यू कैन नाउ प्रोड्यूस लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स देन इट वॉज पॉसिबल अर्लियर. कहाँ पे ये स्टार्ट किया गया या मोस्टली कहाँ पे प्रैक्टिस हुआ था इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन. सो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर द मोस्ट एरियाज जहाँ पे इसको ट्राई किया गया. एंड दिस इज़ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. दिस इज टर्म्ड एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एक्सप्लेन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पूछा जाए तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन समझाना है. इसके लिमिटेशंस क्या है. बेनिफिट हमने एक देख लिया, एक ही बेनिफिट है इसका कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मल्टीफोल्ड हो जाता है. लिमिटेशंस क्या है. फर्स्ट, ये जो HYV सीड्स यूज़ किए जाते हैं इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. मतलब मोर वाटर मीन्स मोर इरीगेशन मीन्स ग्राउंड वाटर को आप ज़्यादा यूज़ करोगे और एक्सप्लॉइट करोगे. तो वाटर स्कैरसिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम. सेकेंड इज़ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ ना किया जाए तो इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. तो HYV सीड्स को ज़्यादा पानी, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए. बट ऑल दीज थिंग्स रिजल्ट्स इनटू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड ग्राउंड वाटर. So when we used a combination of HYV seeds with irrigation, chemical fertilizers and pesticides, तो हमें पॉसिबल आउटकम जितना चाहिए था प्रोडक्शन उतना मिलता था, नो डाउट. लेकिन ये यूज़ करना इतना अच्छा नहीं है फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज. सो द क्वेश्चन इज़ कि हमने पहले देखा कि भाई क्या सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. आंसर इज़ येस. मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू, मतलब कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, HYV सीड्स यूज़ कर सकते हैं. लेकिन HYV सीड्स यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे, पर क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा. मतलब क्या आने वाले ईयर्स में उसको यूज़ कर पाएंगे. ऑब्वियसली इट वोंट बी सस्टेनिंग बिकॉज हम उसकी क्वालिटी को डिप्लीट कर रहे हैं. सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से. सो द आंसर इज़ अ बैलेंस्ड यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड्स माइट हेल्प टू सस्टेन द लैंड बट एक्सप्लॉयटेशन विल नेवर. सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन, इसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर टेबल लेवल जो है वो कम होता जाता है. सो एट द एंड रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड ग्राउंड वाटर जो है ये एक ऐसे रिसोर्स है जो एक बार फॉर्म हो गए तो उसके बाद वापस ख़त्म होने के बाद वापस फॉर्म होने में उसको बहुत ईयर्स लगते हैं रिप्लेनिश होने में. सो इट इज़ वाइज टू यूज़ इट जुडिशियसली, मतलब सोच समझ के. अब पालमपुर में लैंड एरिया जो टोटल अवेलेबल है वो फार्मर्स में डिवाइडेड कैसे है. क्या सबके पास इक्वल है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किस तरीके से डिवीजन है उसका, वो यहाँ पे समझाने की ट्राई किया. एक वर्ड में अगर समझना है तो इट इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. इसका मतलब टोटल फैमिलीज, टोटल फार्मर्स जितने भी है, कुछ फार्मर्स के पास ह्यूज प्लॉट्स ऑफ लैंड है तो कुछ के पास थोड़े मीडियम साइज प्लॉट्स है, कुछ के पास स्मॉल है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास है ही नहीं. ठीक है. सो जो रिच फार्मर्स, ट्रेडर्स हैं, उनके पास ज़्यादा एरिया है लैंड का. जिसके पास मनी नहीं है ज़्यादा, द पुअर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, उनके पास कम है. और जिसके पास है ही नहीं वो दूसरों के फार्म पे काम करते हैं फॉर वेजेस. सो टोटल 450 फैमिलीज़ जो है
उसमें से 1/3 फैमिलीज लैंडलेस है। 450 में से 1/3 के पास लैंड एरिया है ही नहीं बिल्कुल भी। दैट इज़ अराउंड 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। इसका 1/3 निकालते तो अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास आता है। 450 में से 150 फैमिली के पास तो लैंड एरिया है ही नहीं, और ये 150 में से मोस्टली दलित्स है, मतलब कि जिसको हम अनटचेबल्स बोलते हैं या पुअर कंसिडर कर सकते हैं अभी के लिए समझने के लिए। 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. These are the people who hold land but इतना बड़ा size of land इनके पास भी नहीं है। Cultivation of such plots does not bring adequate income. अब छोटे प्लॉट्स है तो इनकम तो होगी पर इतनी नहीं हो पाएगी जितनी रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट देखा लैंडलेस है ही नहीं लैंड एरिया। दूसरा जिसके पास है बहुत ही छोटे एरियाज़ है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, जिसकी वजह से इनफ इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। 60 फैमिलीज़ मीडियम और लार्ज फार्मर्स की है जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड एरिया होल्ड करते हैं। मतलब कम लोगों के पास ज़्यादा लैंड एरिया है, ज़्यादा लोगों के पास कम लैंड एरिया है। इसको बोला जाता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया, विच इज़ प्रेवेलेंट इन पालमपुर। सो जो कुछ लार्ज फार्मर्स है वो क्या करते हैं, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी रखते हैं। अ फ्यू लार्ज फार्मर्स हैव मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विद देम। दिस इमेज ऑफ द टेक्स्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डिवीज़न है। कुछ जगहों पे देखेंगे तो वी फाइंड देर आर सम ह्यूज प्लॉट्स ऑफ लैंड, कहीं पे कुछ छोटे साइजेस है, कहीं पे मीडियम साइज्ड है। तो ये पूरा लैंड एरिया जो है वो अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? लैंड एरिया तो देख लिया, अब लैंड के बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है लेबर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर, कुछ स्मॉल फार्मर्स है जो अपनी फैमिली के साथ खुद की फील्ड्स पे काम करते हैं, जिसके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है, जो अभी देखा 2 हेक्टेयर से कम। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है वो जिसके पास एरिया नहीं है, लैंड एरिया नहीं है, उनको अपने फील्ड पे काम करवाते हैं एज लैंडलेस लेबरर्स और वेजेस देते हैं। सो द वंस हु आर लैंडलेस फैमिलीज जो है, जो कल्टिवेट नहीं कर पाते या छोटे प्लॉट्स पे करते हैं, कम इनकम है उनकी, वो लार्ज फार्मर्स के यहाँ खुद कल्टिवेशन करने के लिए जाते हैं और उनको वेजेस मिलते हैं, पर उनका क्रॉप्स पे कोई राइट नहीं होता है। मतलब एक लार्ज फार्मर है, उसका 10 हेक्टेयर लैंड एरिया है, तो एक लैंडलेस फार्मर को अपने लिए काम करवाएगा, उसको वेजेस देगा, सारी मेहनत वो करेगा, क्रॉप्स उसकी वजह से ग्रो होंगे, बट ही हैज़ नो राइट ओवर द क्रॉप्स, ही विल गेट द वेजेस एज डिसाइडेड। अब वेजेस कैसे मिलेंगे? या तो इन काइंड या तो इन कैश, मतलब या तो पैसे मिल सकते हैं या तो पैसे ना देकर क्रॉप्स या कोई चीज़ दे सकते हैं, उसको बोला जाता है पेमेंट इन काइंड, पैसे के सिवाय कुछ दे देना। अब एम्प्लॉयमेंट कैसा है? या तो हर रोज़ का, कुछ लोगों को हर रोज़ के बेसिस पे मिलता है, कुछ लोगों को फार्म एक्टिविटी के सीज़न के हिसाब से, और कुछ लोगों को पूरे साल भी मिलता है। इन शॉर्ट, पालमपुर में जो फार्म लेबरर है उनका एम्प्लॉयमेंट गारंटीड नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, कभी भी मिल सकता है, कभी भी जा सकता है, वी कैन नॉट से। सो कोई श्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। कैपिटल कहाँ से आता है फार्मिंग करने के लिए? वी हैव लेबर, वी हैव द लैंड एरिया, बट वेयर डज द कैपिटल कम फ्रॉम? पैसे कहाँ से आते हैं? इसको फर्स्ट पॉइंट में अगर डिवाइड करें तो देर आर सम स्मॉल फार्मर्स जिसको बोरो करना पड़ता है, उनकी ना कोई सेविंग्स है ना कोई इनकम ज़्यादा है, जो कमाते हैं वो यूज़ हो जाता है। सो दोज आर द पीपल हु हैव नो सेविंग्स एट ऑल। सो इफ़ दे नीड टू कंटिन्यू फार्मिंग दे विल हैव टू बोरो। अब बोरो कहाँ से करेंगे? तो विलेज की बात चल रही है तो ऑब्वियसली कोई बैंक की बात यहाँ पे आएगी नहीं, तो या तो वो मनी लैंडर्स से लोन लेते हैं, ट्रेडर्स से लोन लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दे नीड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड इसकी वजह से जब रीपे नहीं कर पाते हैं तो दे कम इनटू ग्रेट डिस्ट्रेस, बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाता है। ये हुआ कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो कैपिटल कहाँ से लाते? तो आंसर इज लेंडिंग फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। The small farmers, the medium and the large farmers have their own savings other than the small farmers आएगा। सो स्मॉल फार्मर्स के सिवाय जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो क्या करते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, दे हैव इनकम मोर देन द स्मॉल फार्मर्स, तो वो अपने ही पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने अगर लार्ज
ईयर फार्मिंग की है, उसमें से कुछ पैसे बचे हैं, मैंने सेव किए हैं, उसी को मैं वापस से कैपिटल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो मुझे कहीं से बोरो करने की ज़रूरत नहीं है. सो दे गेट कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स. दे आर नॉट सपोज टू और दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी द बर्डन ऑफ लोन फ्रॉम एनी वन एल्स. अब प्रोड्यूस होने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है, चलो एक फार्मर ने प्रोड्यूस किया, कंजम्पशन भी कर लिया उसमें से, फिर भी कुछ बचा है, तो वो क्या किया जाता है? सो सेल ऑफ सरप्लस का क्या? सरप्लस मतलब क्या है? एक्स्ट्रा जो बच जाता है प्रोडक्शन, उसका क्या किया जाता है पालमपुर में? जो वीट का एग्जांपल लिया हुआ है, अगर वीट ग्रो किया है एक फार्मर ने एंड फैमिली के कंजम्पशन के लिए उसने यूज़ कर लिया, बट स्टिल द फार्मर हैज़ अ क्वांटिटी ऑफ वीट एक्स्ट्रा जो वो कंज्यूम करने के लिए यूज़ नहीं करने वाले, तो वो उसका क्या करेगा? कुछ स्मॉल फार्मर्स जो उनके पास पहली बात तो सरप्लस बहुत ही कम बचता है, बिकॉज वो कंज्यूम ही कर लेते हैं, बिकॉज देर लैंड एरियाज आर एक्सट्रीमली स्मॉल, तो उनका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, ये इतना कुछ बचता ही नहीं है उनके पास, वो सिर्फ सस्टेन करने के लिए ग्रो करते हैं, मतलब ग्रो किया और खुद कंज्यूम किया, फैमिली ने कंज्यूम किया, दैट्स इट. सो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, ये क्वेश्चन उनके लिए ही है कि भाई उनके पास जो सरप्लस बचता है वो उसका करते क्या है. सो दे सेल इट टू द मार्केट. इट्स ऑब्वियस, इनकम अर्न करने के लिए वो बचा हुआ जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, वो ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं, और ट्रेडर्स जो है वो आसपास के टाउन्स और सिटीज़ के मार्केट में जाके उसको सेल कर देते हैं. लास्ट टॉपिक तक, यहाँ तक वी हैव कंप्लीटेड द फार्मिंग एक्टिविटी, कि फार्मिंग कैसे की जाती है. चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है विच इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, कि फार्मिंग के सिवाय क्या किया जाता है. पहला है डेयरी फार्मिंग, बहुत कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोडक्शन होता है चीज़ों का लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे होता है. शॉपकीपर्स, जो हम शॉप्स देखते हैं वो भी है कुछ पालमपुर में. एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्ट, जो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है विलेज पालमपुर में. विल जस्ट लुक एट इट इंडिविजुअली. वेरी सिंपल टॉपिक्स बट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है. डेयरी फार्मिंग मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस. सो लोग क्या करते हैं, पीपल इन विलेज पालमपुर, दे फीड देयर कैटल्स, बफेलो एंड ऑल द मिल्क एनिमल्स विद द ग्रास एंड द रिमेन्स ऑफ ज्वार एंड बाजरा, जिसको हमने पढ़ा था वो फॉडर की तरह यूज़ करते हैं. तो उसकी वजह से दे हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ कैटल, जिसमें से दे विल गेट इनफ मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसको वो सेल कर सकते हैं. कहाँ पे सेल करते हैं? रायगंज, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक में ही देख लिया था, एक लार्ज विलेज जो पालमपुर के पास है, वो वहाँ पे सेल कर देते हैं. बट द क्वेश्चन इज़ कि क्यों रायगंज में ही क्यों? द आंसर इज़, दो ट्रेडर्स जो शाहपुर से है द टाउन, उन्होंने रायगंज के पास दे हैव एस्टैब्लिश टू कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स. चिलिंग सेंटर्स मतलब कोल्ड स्टोरेज. We all know it. It's very obvious that when it comes to milk and milk products, it is very important to store it in a cool place. So रायगंज में इसीलिए सेल होता है बिकॉज वहाँ पे दो ट्रेडर्स जो शाहपुर से है, उन्होंने वहाँ कलेक्शन मतलब स्टोरेज प्लस चिलिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जहाँ पे मिल्क को रखा जा सकता है और ट्रांसपोर्ट के लिए. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली टाउन्स और सिटीज़ में जितनी स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे उतना नहीं होता है. घर के अंदर कुछ लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करते हैं और सिंपल मेथड्स यूज़ करते हैं. कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज, एक्सपेंसिव मशीन्स यूज़ नहीं की जाती है. सो मोस्टली या तो घर पे या तो फील्ड्स पे फैमिली लेबर ही यूज़ किया जाता है. कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है इसमें. जो घर में लोग हैं वही लोग उसमें काम कर लेते हैं. रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता है. शॉपकीपिंग. पीपल इन पालमपुर आर इन्वॉल्व इन ट्रेड. ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स. बट इतने ज़्यादा लोग ये नहीं करते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे. जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर से, वही शॉपकीपर्स की तरह एक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़. वो मंथली या कुछ टाइम पे दे विजिट द सिटीज़ वंस. वहाँ से एक साथ होलसेल मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं और पालमपुर में धीरे धीरे रिटेल के शॉप्स के थ्रू, आउटलेट्स के थ्रू सेल करते हैं. कुछ फैमिलीज़ ऐसी है जिनके हाउसेस जो है दे आर नियर टू द बस स्टैंड्स. बस स्टैंड्स इसीलिए बिकॉज
वहाँ पे लोगों की मूवमेंट ज़्यादा रहती है, सो पीपल बाइंग गुड्स ओवर देयर, ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज जिसके घर जो है वो बस स्टैंड के पास है, उन्होंने भी ये शॉपकीपिंग स्टार्ट किया है। एंड मोस्टली वो क्या सेल करते हैं, ईटेबल्स। इसके सिवाय क्या क्या सेल किया जाता है शॉपकीपिंग में, जो भी बेसिक आइटम्स है, टूथपेस्ट है, सोप है, डिटर्जेंट्स है, ऑल दीज थिंग्स आर सोल्ड इन द बिजनेस दैट इज़ बाय द शॉपकीपर्स। And the last one is transport, which is termed as ever growing business in Palampur. Over the years देखा जाए तो दिया हुआ है that people involved in transport business वो gradually बढ़ता जा रहा है। सो हमने स्टार्टिंग में देखा था पालमपुर में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट वे अवेलेबल है, ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है। उसी के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। यूल गेट रिक्शा वालाज, यूल गेट टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स एंड मैनी अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ट्रेडिशनल बुलक कार्ट से लेके बोगीज तक सब कुछ मिलेगा। अब इसमें गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और लोगों को फेरी भी दी जाती है, मतलब अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, सो दे आर ऑल्सो फ्री टू यूज़ दिस सर्विस, और उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। So this is the end for the chapter Story of Village Palampur. I hope you have understood all the points clearly. Thank you so much.